Good morning to everyone. Today we will study the fetal circulation, one of the most important topic of child health nursing. So here the definition of fetal circulation. The circulation of oxygenated blood, deoxygenated blood, nutritive material, etc. in the fetus is termed as fetal circulation. Means ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा जो भी फीटस में सर्कुलेशन होगा, फीटस की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होगा उसको हम लोग फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, मदर की बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा मदर की बॉडी का, उसमें न्यूट्रिशन मटेरियल भी रहेगा, वो सब फीटस की बॉडी में डिफ्यूज़ होता है। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। मदर का ब्लड और फीटल का जो ब्लड रहता है उसमें मिक्सिंग नहीं होता, उसमें सिर्फ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो न्यूट्रिटिव मटेरियल रहते हैं ये सब एक मदर की बॉडी से फीटल की बॉडी में और फीटल की बॉडी से मदर की बॉडी में जाते हैं। So next, before we study the fetal circulation, we have to know the adult circulation and adult heart. So adult heart जो रहता है वो thoracic cavity में रहता है, ठीक है। और उसमें जो हार्ट के लेयर होते हैं, देर आर 3 layers of heart: pericardium, that is called as epicardium also. So pericardium first, second is endocardium जो innermost layer है, and myocardium जो middle layer है। तो फर्स्ट क्या है, पेरिकार्डियम जिसको आउटर लेयर बोलते हैं, एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर होता है, और मायोकार्डियम जो होता है वो मिडिल लेयर है। अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। Then 4 walls are present in adult heart, that is mitral wall, aortic wall, tricuspid wall and pulmonary wall. Aortic wall and pulmonary wall is also known as semilunar wall. So mitral wall is present between right atrium and right ventricle. एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इसको हम लोग मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो भी वॉल होंगे वो ट्राइकस्पिड होंगे। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल। देन पल्मोनरी वॉल, राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। एंड आयोटिक वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आयोटा के बीच में जो वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोटिक वॉल। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ने के बाद हम लोग इसका फिजियोलॉजी, फंक्शन कैसे होता है, हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो क्या होता है, बॉडी से जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ड्रेन होते हैं। तो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये दोनों इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा ब्लड ड्रेन करेंगे बॉडी से आने के बाद राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम लोग पल्मोनरी वॉल्व। सो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है, ऑक्सीजन जो हम लोग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन हम लोग एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इसमें ट्रांसफ़र होता है ब्लड में, बॉडी की ब्लड में। एंड देन जो वेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम लोग एक्सपायर कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लंग्स से प्यूरिफिकेशन होने के बाद वहाँ से पल्मोनरी वेन्स ओरिजिनेट होता है। टू पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लेफ्ट लंग एंड 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम राइट लंग। तो सो टोटल 4 पल्मोनरी लंग्स जो हैं अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, उसको कहाँ पे ड्रेन करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जो है पंप होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा के बीच में जो वॉल्व होता है, इसको हम लोग आयोटिक वॉल्व बोलते हैं। हेयर सेम जो ब्लू एरो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड एरो जो है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या हो रहा था, वेना कावा जो है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स लेके आते हैं प्यूरिफाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर पंप होगा आयोटा में, और आयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। नाउ विल सी द रे डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। सो फर्स्टली क्या हो रहा था, वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड कैरी कर रहे थे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल इज ऑल्सो नोन एज राइट एट्रियम। देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड लेके आते हैं, ड्रेन करते हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू आयोटा में ब्लड पंप होता है। आयोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। सो नॉर्मल एडल्ट में ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन हो रहा था वो लंग्स के थ्रू हो रहा था। इन फीटल लाइफ क्या होता है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, जो फीटस जो होता है उसको जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिशन है, वो सब मदर से प्रोवाइड होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस के अपर पार्ट में अटैच रहता है, और प्लेसेंटा वर्क एज अ रेस्पिरेटरी सेंटर। So placenta, the circulatory system of the mother is not directly connected to the fetus. So the placenta functions as a respiratory center for the fetus. इसमें क्या हो रहा था, जो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में मिलते नहीं है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ मदर मेटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। क्या प्लेसेंटा जो है एक बैरियर के टाइप से काम करता है और एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन जो है मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, देर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर इन फीटस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में कुछ स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा होते हैं जो अडल्ट में नहीं पाया जाता। अडल्ट एक प्लेसेंटा होता है वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के टाइम में जो गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। सेकेंड है अम्बिलिकल आर्टरीज। सो जब डिलीवरी होता है, जब बेबी आउट होता है, तो बेबी आउट होने के बाद हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, 3 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होता है। तो अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू प्लेसेंटा। फीटस में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उसको प्लेसेंटा के पास लेके जाने का काम जो होता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज करते हैं। देन umbilical veins brings oxygenated blood coming from the placenta to the fetus. तो प्लेसेंटा से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर से बेबी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा, अम्बिलिकल वेन। ठीक है। देन foramen of ovale the connects the left and right atrium. It pushes blood from the right atrium to the लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें क्या हो रहा था, फोरामेन ऑफ ओवल, जब हम लोग अडल्ट का हार्ट देख रहे थे तो उसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फीटल लाइफ के टाइम पे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। ठीक है, फोरामेन ऑफ ओवेल होता है, उसमें क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, उसको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या करता है, ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के ब्लड को पुश करता है। The next is ductus venosus, carries oxygenated blood from umbilical vein to inferior vena cava bypassing fetal liver। तो ductus venosus क्या है, एक bypassing structure है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को umbilical vein से inferior vena cava में ड्रेन करता है। नेक्स्ट, ductus arteriosus, carry oxygenated blood from pulmonary artery to aorta bypassing fetal lung। तो जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड आता है तो उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू आयोटा, जो डक्टस आर्टेरियोसिस एक स्ट्रक्चर होता है जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में
रहता है उसको क्या करता है, वो दोनों को कनेक्ट करते हैं। Then next, anatomy and physiology of fetal circulation, umbilical cord. As I told you before, there are three main blood vessels, two umbilical arteries and one umbilical vein. Umbilical arteries carries oxygenated blood, fetal waste, कार्बोहाइड्रेट टू प्लेसेंटा रिटर्न। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो फीटस की बॉडी से लेके उसको प्लेसेंटा के पास लेके जाते हैं। देन वन अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन का फंक्शन क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फीटस के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिशन लेके आने का काम जो रहता है वो अम्बिलिकल वेन का होता है। Next, fetus depends on placenta to meet oxygen needs while organs continues formation. जब बेबी जो रहता है, fetus जो रहता है, बेबी मदर के वूम में रहता है, तब उसके ऑर्गन्स जो होते हैं फॉर्मेशन होता है, उनका मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए हम लोग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का नेसेसरी रहता है, वो हम लोग को किसके थ्रू मिलता है, मदर के थ्रू, fetus थ्रू मिलता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड flows from the placenta to the fetus via the umbilical vein. क्या होगा, अम्बिलिकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्लेसेंटा से लेके फीटस के पास आता है। देन umbilical vein enters into fetus body through umbilicus. After that, umbilical vein enters into the liver of fetus. From liver, umbilical vein combines with portal vein via ductus venosum and drain into inferior vena cava. सो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिशन जो भी है वो सब कैरी करके क्या करेगा, फीटस के अंदर अम्बिलिकस के थ्रू फीटस के अंदर एंटर करता है। फीटस में एंटर करने के बाद अम्बिलिकल वेन कहाँ जाता है, बेबी के लीवर में जाता है। क्या हो रहा था, अम्बिलिकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बेबी के अम्बिलिकस के थ्रू बेबी के लीवर में एंटर करता है। देन अम्बिलिकस लीवर में एंटर करने के बाद अम्बिलिकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा बेबी के अम्बिलिकस के थ्रू, बेबी के बॉडी में एंटर करेगा, देन बेबी के लीवर में जाता है। फीटस के लीवर में जाने के बाद जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या करेगा, पोर्टल वेन और अम्बिलिकल वेन दोनों कंबाइन होकर डक्टस वेनोसिस करके स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू बेबी के इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन। आफ्टर रीचिंग फीटस द ब्लड फ्लोज थ्रू द इंफीरियर वेना कावा। क्या हो रहा था, अम्बिलिकल वेन जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है वो लीवर में जाने के, बेबी के लीवर में जाने के बाद पोर्टल वेन के साथ मिलके डक्टस वेनोसिस के थ्रू ड्रेन करेगा इंफीरियर वेना कावा में। देन इंफीरियर वेना कावा में अम्बिलिकल वेन कैरीज अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा। सो जब जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन जब प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है तो उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो होता है वो 80% होता है। ब्लड कंटिन्यूज ट्रेवल अप द इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में ब्लड कंटिन्यू ट्रेवल करता है, देन एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट बेबी का जो राइट एट्रियम है वहाँ पे जो भी ब्लड लेके ड्रेन कर देता है। जब लीवर में जो अम्बिलिकल वेन का जो ब्लड है वो पोर्टल वेन के साथ जब मिक्स होता है तो उसमें थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्या होने से क्या होगा, उसका जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो लेवल कम हो जाता है। जब प्लेसेंटा से लेकर आएगा तो 80% रहेगा, और जब लीवर में आने के बाद पोर्टल वेन के साथ मिक्स होता है ब्लड तो उसका जो सेचुरेशन लेवल होता है वो 70% हो जाता है। थर्ड इज द ब्लड देन पासिस थ्रू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ऑफ ओवेल। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़े थे फोरामेन ऑफ ओवेल जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू पास होगा। तो जब फीटल लाइफ में जो राइट साइड ऑफ हार्ट का जो प्रेशर होता है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है। मतलब राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड का प्रेशर जो होगा कम होगा। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट साइड का प्रेशर कम होता है। तो फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद 2/3 मीन्स राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड आया उसमें से 80% जो ब्लड है फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। 1/3 मीन्स 20% ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। तो फोरामेन ऑफ ओवेल क्या है, फोरामेन ऑफ ओवेल स्मॉल ओपनिंग इन द सेप्टम ऑफ द हार्ट कंप्लीटली बाईपासेस द नॉन फंक्शनिंग लंग्स।
ठीक है। तो और ब्लड कंटिन्यूज जर्नी टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड इज देन पम्प्ड इनटू द आयोटा। जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होता है थ्रू फोरामेन ऑफ ओवेल। फोरामेन ऑफ ओवेल से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू जब हार्ट पंप करेगा तो वो पूरी वो जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या करेगा, पूरी आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जो है पंप करता है। ब्लड इज सर्कुलेटेड टू द अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। देन ब्लड देन रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम। तो जो भी ब्लड है वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो वहाँ से रिटर्न कैसा होगा, रिटर्न आने के टाइम पे वो जो ब्लड है आयोटा के थ्रू आर्टरीज में जाएगा, आर्टीरियोल्स में जाएगा, आर्टीरियोल्स के जाने के बाद कैपिलरीज में जाने के बाद, कैपिलरीज के बाद वो वेन्स में जाने के बाद वो इंफीरियर वेना कवा में फिर से वो ड्रेन होगा ब्लड, और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू अगेन राइट एट्रियम में वो ब्लड फिर से आ जाता है। नेक्स्ट, सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ फीटल सर्कुलेशन। क्या हो रहा था, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा प्लेसेंटा से बॉडी के अंदर, अम्बिलिकस के थ्रू एंटर करता है, देन लीवर के पास जाता है, लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू मिलके डक्टस विनोसस करके एक बाईपास रहता है जो पोर्टल वेन और अम्बिलिकल वेन्स को इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करता है। इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करने के बाद वो जो ब्लड है वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा, राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेफ्ट एट्रियम के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल देन द पल्मोनरी आर्टरीज। तो हम लोग देखे थे 80% जो ब्लड है, 2/3 ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था, लेकिन जो रिमेनिंग 20% ऑफ ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में आएगा। पल्मोनरी आर्टरीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड गोज टू द मैच्योरिंग लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरीज से क्या होगा, जो भी मैच्योरिंग लंग्स है, मीन्स जो फीटस का लंग्स है वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ रहता, तो मैच्योरेशन के लिए जितना भी ऑक्सीजन नीड रहता है या जितना भी ब्लड उनको ज़रूरत रहता है वो उतना ब्लड ले लेते हैं, देन बाकी जो रहता है वो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि जो फीटस का जो लंग्स है उसमें फ्लूइड फील्ड रहता है, तो वो अदर जितना ब्लड है उसको नहीं लेते हैं, रेजिस्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रेस्ट ऑफ ब्लड इज सेंटेड अवे फ्रॉम लंग्स बाय डक्टस आर्टीरियोसिस बैक टू आयोटा। सो एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है डक्टस आर्टीरियोसिस करके एक स्ट्रक्चर होता है जो पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा के बीच में होता है। तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में आता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जाता है, क्योंकि लंग्स में फ्लूइड फील्ड होता है। लंग्स में जाने के बजाय कहा जाता है डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज से आयोटा में हो जाता है। ठीक है, नीचे एक नोट्स लिखा हुआ है, fetal lungs filled with fluid doesn't allow the blood and make resistance. Blood travels back from aorta to the two umbilical arteries to the placenta. तो जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फिटस की बॉडी का या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज करता है, ये अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी करने के बाद ये प्लेसेंटा के पास लेके जाता है, प्लेसेंटा में ले जाने के बाद ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र कर देता है। द प्लेसेंटा विल रीसप्लाई द ब्लड विथ ऑक्सीजन। फिर प्लेसेंटा क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके मैटरनल ब्लड में लेके जाएगा, डिफ्यूज़ करेगा, एंड प्लेसेंटा क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फीटस को फिर से सप्लाई करता है। ये अभी सी द फ्लो चार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन। सो क्या हो रहा था, सबसे पहले जो प्लेसेंटा है वहाँ से अम्बिलिकल वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं डक्टस लीवर के पास, डक्टस विनोसस जो है डक्टस विनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगा, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। सो राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू 80% ऑफ ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से आयोटा में चला जाता है। रिमेनिंग 20% ऑफ ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, पल्मोनरी ट्रंक से
लंग्स में नहीं जाते क्योंकि लंग्स में क्या है, रेजिस्टेंस होता है या फ्लूइड फिल्ड होता है। पल्मोनरी ट्रंक्स में आने के बाद ये जो ब्लड है डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू अयोटा में चला जाता है, ठीक है। अयोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और अम्बिलिकस आर्टरी के थ्रू अगेन प्लेसेंटा में वो ब्लड फिर से चला जाता है। सो हियर इज कंक्लूजन। सो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द अम्बिलिकल वेन फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अम्बिलिकस वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंटर्स इनटू डक्टस वेनोसस, पासेस थ्रू इंफीरियर वेना कावा। डक्टस वेनोसस में जाएगा, देन इंफीरियर वेना कावा में जाता है। इंफीरियर वेना कावा ड्रेन कहाँ करता है, एंटर्स द राइट एट्रियम, देन राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम, then left atrium से passes through left ventricles, close the ascending aorta to supply nourishment to the brain and upper extremity. ascending aorta के through upper extremities and brain को blood supply करता है, enters into the superior vena cava, goes to right atrium, means aorta के through पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, देन अगेन वो ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, एंटर्स इनटू सुपीरियर वेना का। सुपीरियर में अगर अपर पार्ट में ब्लड सप्लाई किया है तो अपर पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ड्रेन करेगा, सुपीरियर वेना कावा में। देन सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में वो ड्रेन करता है, देन एंटर्स द राइट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से डिसेंडिंग अयोटा में जाएगा थ्रू डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू। डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग अयोटा में। डिसेंडिंग अयोटा क्या करेगा, पूरी बॉडी की लोअर एक्सट्रीमिटीज में वो ब्लड को पंप करता है। फीटल सर्कुलेशन कब तक रहता है, जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता, जस्ट आफ्टर द बेबी डिलीवरी। जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होगा, फर्स्ट ब्रीथ जो लेता है, इंस्पायरेशन कर जब करेगा बेबी, तब वहाँ से अडल्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में डक्टस वेनोसस, फोरामेन ऑफ ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसस, ये जो भी स्ट्रक्चर जो थे एक्सेट्रा, प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा रिमूव ऑफ हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं फीटल लाइफ में जो प्रेजेंट होते हैं उनका क्लोजर होता है, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनोसस, फंक्शनल क्लोजर अकर्स विद इन मिनट ऑफ बर्थ। जस्ट आफ्टर द बर्थ कुछ विद इन कुछ मिनट के अंदर ही डक्टस वेनोसस जो है वो क्लोज हो जाता है। स्ट्रक्चरल क्लोजर अकर्स विद इन 3 to 7 डेज। डक्टस वेनोसस जो है एक हफ्ते के अंदर उसका क्लोजिंग हो जाता है। क्लोजिंग होने के बाद वो लिगामेंटम विनोसस विनोसम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो डक्टस वेनोसस है वो उनका स्ट्रक्चरल क्लोजर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल क्लोजर होने के बाद जो रेमिनेंट बचता है उसको हम लोग लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। The closure of ductus venosus is caused by strong contraction of muscle wall of ductus venosus, but the cause of this contraction is not revealed yet. तो डक्टस वेनोसस जो है वो उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से डक्टस वेनोसस जो है वो क्लोज हो जाता है। देन क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डक्टस वेनोसस जो हो रहा था स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्लोज हो रहा था, जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसमें स्मॉल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका क्लोजर होता है। इट इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है क्लोज होने के बाद उसको हम लोग जो रेमिनेंट बचता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। एट बर्थ At birth, opposite direction of blood flow from aorta to pulmonary artery supplies more oxygenated blood than before. तो क्या हो रहा था फीटल लाइफ में, क्या हो रहा था, राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। आफ्टर बर्थ जब बेबी रेस्पिरेशन करता है तो लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जो लंग्स में जो फ्लूइड फिल्ड रहता है वो इंस्पिरेशन के साथ वो फ्लूइड जो रहता है वो लंग्स से बाहर आता है, लंग्स पूरा मेच्योर हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड अयोटा में जा रहा था वो पल्मोनरी आर्टरीज के जो अयोटा में जा रहा था वो उसका क्या अपोजिट सर्कुलेशन होने की वजह से जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज हो जाता है। Then next, closure of the foramen of ovale. Birth before the foramen of ovale allows most of the oxygenated blood entering the right atrium from the inferior vena cava to pass into the left atrium. तो फीटल लाइफ में क्या हो रहा था, जो फोरामेन ऑफ ओवेल है वो राइट एट्रियम से ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में पास कर दिया था, लेकिन आफ्टर बर्थ जो लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट एट्रियम। तो उस केस में क्या होता है,
फोरामेन जो ब्लड है वो पास नहीं होता फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, तो फोरामेन ऑफ ओवेल जो है वो क्लोज हो जाता है, क्लोजेस एट बर्थ ड्यू टू डिक्रीज फ्लो फ्रॉम प्लेसेंटा एंड इंफीरियर वेना कवर टू होल्ड ओपन फोरामेन। फंक्शनली जो क्लोजर है वो विद इन मिनट, मतलब बर्थ के जस्ट बाद जो है उसका क्लोजर हो जाता है, लेकिन आफ्टर वन ईयर तक ये जो फोरामेन ऑफ ओवेल है ये धीरे धीरे करके क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसका फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि राइट साइड से ब्लड जो है लेफ्ट साइड नहीं। After the closure of foramen ovale, it converts into fossa ovalis. So the increased left atrial pressure then closes the foramen ovale against the septum secundum. जो फोरामेन ओवेल जो होता है वो क्लोज होने के बाद फोसा ओवलिस में चेंज होगा, एंड वो जो सेप्टम है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है वो क्लोज हो जाता है। देन नेक्स्ट हेयर आर द रेमिनेंट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम लोग रेमिनेंट्स बोलते हैं। तो डक्टस वेनोसस है वो कन्वर्ट्स हो जाएगा लिगामेंटम वेनोसम में। डक्टस आर्टीरियोसस है जो वो कन्वर्ट होगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम में। देन फोरामेन ऑफ ओवेल फोसा ओवलिस में कन्वर्ट होगा। अम्बिलिकल वेन जो है लिगामेंटम टेरेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अम्बिलिकल आर्टरी जो है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंटम में कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम होगा वो, ठीक है। जो लिगामेंटम आर्टीरियोसिस है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम है वो। So here we complete the fetal circulation.